हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से 2024 में देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या एमडीसी पेपर इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको इंटरनल एग्जामिनेशंस और आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो है इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करवा ली है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जहां पर इंटरनल एग्जाम होने बाकी है, तो ये एग्जामिनेशंस अब लगभग जो है हर यूनिवर्सिटी में जल्द ही करवा लिया जाएगा और आपके इंटरनल एग्जाम के तुरंत बाद आपका एक्सटर्नल एग्जाम भी लिया जाएगा। तो आप लोग बस अब उन चीजों को फोकस करके पढ़िए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वैसे आपकी सिलेबस तो बहुत बड़ी है, उतने चीजों को इतने कम समय में खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम चलते हैं आज के इस क्लास में, देखते हैं कुछ शॉर्ट। हमारे इस सीरीज का 2 से 3 क्लास आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपका ये 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए मेरे भाई, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो हैं इसका लाभ ले सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम पहले टॉपिक पर बात करते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक होगा वह होगा मिस्र की सभ्यता और यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का छपेगा, याद रखो। अगर हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की तो समझो इसे ध्यान से। मिस्र की जो सभ्यता है यह सभ्यता आपका, या फिर मिस्र की हम बात करते हैं तो मिस्र कहां पर अवस्थित है, तो आप कहोगे सर मिस्र जो है यह अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। अब आइए जरा हम इसके लिटरली बातों को समझने से पहले मैप में जरा हम इसका मुआयना कर लेते हैं। यहां पर देखो आपको एक नदी दिख रही होगी, ये यहां पर आपको कुछ नदियां दिख रही है इस प्रकार से। ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है भाई साहब आपका नील नदी। कौन सा नदी है? आप कहोगे सर नील नदी है। और इसके आसपास का जो क्षेत्र ये आपको दिख रहा है, ये सारे क्षेत्र यही क्या है? तो आपकी मिस्र की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता है। समझ में आया बात? मिस्र की सभ्यता कहां पर विकसित है? तो नील नदी के आसपास की जो सभ्यता है उसे हम लोग मिस्र की सभ्यता कहते हैं। इसलिए इतिहास के पिता, इतिहास के जनक के रूप में जाने जाते हैं इतिहासकार, जिनका नाम क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या कहा था कि मिस्र की जो सभ्यता है यह नील नदी का देन है या फिर नील नदी का वरदान है। इस प्रकार से स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। अब अगर हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की तो जरा ध्यान से समझना। मिस्र की सभ्यता देखो, यह पूर्व में जब क्या कहते हैं, एक नहर है यहां पर, स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर जो है भाई साहब, यह स्वेज नहर जब तक इसका विकास नहीं हुआ था तो मिस्र की सभ्यता जो है यह आपके अफ्रीका महादेश में कहां पर? तो पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित था। किस क्षेत्र में अवस्थित था? पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित था। लेकिन जब इस नहर का क्या हो गया? विकास हो गया। तो इस नहर के विकास होने के साथ ही यह जो सभ्यता है आपका, यह कहां पर अब आ गया है? तो यह आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र में आ गया है। किस क्षेत्र में आ गया है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में आ गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब आइए आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ और जानकारियां हम जुटा लेते हैं। जैसे कि मिस्र की जो सभ्यता है, इस सभ्यता के आपके उत्तरी क्षेत्र में क्या है? तो मैप में देखिए ध्यान से, यहां से इसकी जो ये उत्तरी क्षेत्र हो जाती है, इधर नीचे आइएगा तो ये दक्षिणी क्षेत्र है, इधर जाइएगा तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र है और इधर जाइएगा तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहां पर मिस्र की जो सभ्यता है इसके उत्तरी क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिल रहा है? भूमध्य सागर। क्या देखने को मिल रहा है? भूमध्य सागर। और इसका जो दक्षिणी भाग है, यहां पर दक्षिणी क्षेत्र आपको क्या दिखेगा? तो यहां पर आपको बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र दिखते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में क्या दिखेगा? पहाड़ी क्षेत्र। और आपका ये जो पूर्वी क्षेत्र हो जाता है यहां पर और इसके बाद आपका पश्चिमी क्षेत्र यहां पर, इन दोनों क्षेत्रों में आपको मरुस्थल भाग दिखता है। यानी कि काफी ज्यादा जो है यहां पर क्या देखने को मिलती है? तो आपको प्रतिभूमि देखने को मिलती है। समझ में आया? एक विशाल मरुस्थल वाला भाग है इसका पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र। तो ये इसकी क्या हो जाती है? तो चौहद्दी हो जाती है। इस बात को याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे बताइए कि मिस्र की सभ्यता के उत्तरी भाग में क्या अवस्थित है, आप कहोगे सर भूमध्य सागर है। पश्चिमी क्षेत्र में क्या अवस्थित है? तो एक विशाल मरुस्थल है। पूर्वी क्षेत्र में क्या है? तो एक विशाल मरुस्थल है। दक्षिणी क्षेत्र में क्या है? तो यहां एक पहाड़ी क्षेत्र मिलता है। समझ में आया बात? तो इतनी बातें आपको यहां से याद रखना है। अब चलिए हम इसके लिटरेरी बातों को समझते हैं। तो सेम चीजें आपको लिखना है कि अफ्रीका महादेश के उत्तर पूर्व में मिस्र एक स्वतंत्र राज्य है। जब तक सुएज नहर का विकास नहीं हुआ था तो यह जो है कहां था? तो यह अफ्रीका महादेश के पश्चिमी भाग में था।
लेकिन सुएज नहर के निर्माण होने के बाद यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ गया। वर्तमान समय में इसकी जो स्थिति है, यह उत्तर में क्या है तो भूमध्य सागर है इसके, और दक्षिण में कुछ पहाड़ी क्षेत्र मिलते हैं, पूरब और पश्चिम में एक विशाल मरुस्थल आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, वर्णित कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं तो यह जो सभ्यता है, जैसे कि हेरोडोटस ने बताया कि यह नील नदी का वरदान है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभ्यता नील नदी के आसपास में विकसित है। यह काफी शांत वातावरण में विकसित हुई एक सभ्यता है, और इस सभ्यता को नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, और इसे हम मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इतिहासकारों का इस संबंध में जो है कुछ अलग अलग प्रकार के मान्यताएं हैं, हम उस मान्यताओं पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकार मानते हैं कि मिस्र की जो सभ्यता है इसका प्रारंभ कब से होता है तो 3400 ईसा पूर्व से होता है। कितने ईसा पूर्व से? 3400 ईसा पूर्व से इस सभ्यता की क्या होती है, विकास होती है। और इस सभ्यता के इससे पहले का जो समय था, जिसको मिस्र की सभ्यता का प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। अब इन सभी चीजों की देखो, बहुत पुरानी बात है 3400 ईसा पूर्व। इतने पुरानी बातों को अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो इसके बारे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ बताया गया है। तो वह कौन से व्यक्ति थे? तो ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक काल में 1798 ईस्वी में फ्रांस के एक शासक थे जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था तो मिस्र पर जाकर के आक्रमण किया। मिस्र पर क्या किया? आक्रमण किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। और जब इन्होंने मिस्र पर आक्रमण किया तो अपने साथ इन्होंने कुछ इतिहासकार को भी वहां पर लेकर गया। काफी कुशल बुद्धि वाला नेपोलियन बोनापार्ट था। कोई भी चीजें करता था तो काफी जटिलता के साथ करता था, काफी तार्किक रूप से करता था। और यहां पर भी उन्होंने अपनी कुशलता को कुछ इस प्रकार से दर्शाया कि जब उन्होंने मिस्र पर आक्रमण किया तो अपने साथ कुछ इतिहासकारों को ले गया, ताकि वहां से अगर हमें कुछ साक्ष्य मिले तो इतिहासकार उसका गहन अध्ययन करके वहां के बारे में लोगों के बीच जानकारी रख सके। और ऐसा हुआ भी। बहुत सारे साक्ष्य इतिहासकारों ने वहां से जुटाया, और उसका अध्ययन करने के बाद उसने पाया कि यह सारी की सारी चीजें जो है यह मिस्र की सभ्यता की है। किसकी है? मिस्र की सभ्यता की। तो इस तरीके से हमारे बीच में मिस्र की सभ्यता की सारी कहानियां आती है। अब अगर बात करें इसके खोजकर्ताओं की, तो यह बात हमने जान लिया। इसके बारे में हमें कब से जानकारी प्राप्त होना शुरू हुआ, यह बात भी हम जान लिए। लेकिन अब यह बताइए हमें कि यह सभ्यता जो रही होगी तो इसको किसी न किसी के द्वारा क्या किया गया होगा? विकास किया गया होगा। किसी न किसी ने इस सभ्यता को बनाया होगा। तो इसके बारे में इतिहासकार क्या मानते हैं? तो समझिए इसको। इतिहासकार इसके बारे में मानते हैं कि ऐसा अनुमान लगाना काफी कठिन हो सकता है, यह सही नहीं हो सकता कि हम किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय दें। यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता को काफी सारे जातियों ने मिलकर क्या किया था तो निर्माण किया था। जैसे कि इस सभ्यता के समाज में किस किस जाति के लोग रहा करते थे तो निविया जाति के लोग रहा करते थे, लिविया जाति के लोग रहा करते थे, इथोपिया, इसके बाद सीमेटिक और फिर अमीनाइड, ये सारे वर्णों के लोग यहां पर रहा करते थे। और इन सभी ने मिलकर क्या किया था तो इस सभ्यता का विकास किया था। समझ में आ रही है बात? अब इतिहासकार क्या करते हैं तो इसके इतिहासों को समझने के लिए, लोगों को अच्छी तरीके से इसकी बातों को बताने के लिए इस काल को 3 भागों में बांट देता है। वह भाग कौन कौन सा है तो इसका सबसे प्राचीन युग, जिसे पिरामिड युग के नाम से जाना जाता है, और यह युग कब से कब तक इतिहासकार मानते हैं तो 3400 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल था, यह मिस्र की सभ्यता का प्राचीन काल था, प्राचीन युग था, जिसे पिरामिड युग के नाम से जाना जाता है। फिर अगर बात करते हैं मध्यकालीन युग, इसका कब से कब तक तो मध्यकालीन युग को यहां पर सामंतशाही युग के नाम से जाना जाता है। और यह समय जो रहा था यह 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक रहा था। और जो सबसे नवीनतम साम्राज्य था, नवीनतम युग था, जिसे साम्राज्यवादी युग कहा जाता है, वह युग 1800 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, आपको कहीं कहीं जो है यहां पर 1125 ईसा पूर्व तक देखने को मिल सकता है। तो ये बातें आप अच्छे से याद रखिएगा, जहां पर आपको जिस प्रकार से ऑप्शन मिले आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है ये भी डेट काफी फिक्सेबल डेट है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इनका जो नवीनतम युग रहा था, साम्राज्यवादी युग जिसे हम लोग कहते हैं मिस्र की सभ्यता का, वह 1800 से लेकर के 100 ईसा पूर्व तक का था। तो उम्मीद करता हूं आप मिस्र की सभ्यता के बारे में ये तमाम जानकारी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो एक बार आप लोग यस टाइप कीजिए कमेंट में कि सर मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी समझ में आ गया है। जब यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो हम इसको 4 देंगे। चलिए फटाफट से अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस यहां पर क्या कह रहा है?
अगला नंबर क्वेश्चन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मिस्र की सभ्यता का जो सबसे पहला काल था प्राचीन काल, प्राचीन युग, जिसे हम लोग पिरामिड युग के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आ जाता है कि मिस्र के पिरामिड क्या हैं, जरा इस पर टिप्पणी कर लीजिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आपका यह भी है, पूछा जा सकता है। तो चलिए हम मिस्र के पिरामिड के बारे में बात करते हैं। तो मिस्र की जो पिरामिड है यह प्राचीन मिस्र की स्थापत्य कला का एक आश्चर्यजनक उदाहरण माना जाता है। पिरामिड क्या माना जाता है? तो प्राचीन मिस्र जो है, उस प्राचीन मिस्र की स्थापत्य कला का एक बहुत ही आश्चर्यजनक उदाहरण माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? तो जितने भी मिस्र के लोग थे, उन सभी लोगों का एक मानना था कि जब व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो हर शरीर में आत्मा का वास होता है। यह बात आप लोग भी जानते हैं कि हर शरीर में आत्मा का निवास होता है। वो लोग भी ऐसा ही मानते थे कि हर शरीर में आत्मा तो होती है, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो मरे हुए शरीर में फिर से क्या होता है, तो आत्मा प्रवेश कर जाता है। अब ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं कि मरे हुए शरीर में किस प्रकार से पुनः आत्मा प्रवेश कर सकता है, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मिस्रवासी ऐसा मानते थे। अब इन सभी के कारण वहां के लोग क्या करते थे, तो उस मरे हुए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रावधान करते थे, जिसमें उस शव को यानी कि उस लाश को क्या करता था, तेल और मसाले में क्या करता था, तो लैस कर देता था। यानी कि उस पर तेल और मसालों का लेप लगाता था, और इस तेल और मसाले लेपित शव को एक नाम से जाना जाता था। वह नाम क्या है? ममी। इसे क्या कहा जाता था? ममी कहा जाता था। याद रख सकते हैं कि इस शव को किस नाम से जानते थे? ममी के नाम से। और फिर देखो क्या होता था, ये जो अब लाश यानी कि जो मरा हुआ शरीर है, इस शरीर को एक अस्थाई स्थान पर, एक ऐसे स्थान पर जहां उसकी पूर्ण सुरक्षा हो सके, जैसे हम लोग अभी कोई व्यक्ति मरता है तो उसका हम लोग क्या बना देते हैं? समाधि स्थल बना देते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से एक समाधि स्थल बनाया जाता था उस शव का, और उसी को क्या कहा जाता था? तो पिरामिड कहा जाता था। समझ में आया बात कि पिरामिड क्या था? पिरामिड एक तरीके से समाधि का रूप है। किसका रूप है? समाधि का रूप है। और इसमें ज्यादातर किनका समाधि होता था? तो यहां पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन राजाओं के शवों को क्या किया जाता था, जिन जगहों पर रखा जाता था सुरक्षित रूप से, वहां पर ही एक समाधि बनती थी, और यह समाधि पिरामिड कहलाता था। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? देखो थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप इसे अच्छे वे में समझने का कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिरामिड क्या था। एक बार अगर फिर से इस पर नजर डालें तो आप आराम से कह सकते हो कि जब कोई व्यक्ति का निधन हो जाता था, जब कोई व्यक्ति मर जाता था, तो उसके शव को क्या किया जाता था, तो उस पर तेल और कुछ मसाले लगाकर उसको सुरक्षित रखा जाता था। वह शव जो है, वह लाश जो है, ममी के नाम से जाना जाता था, और ममी को एक ऐसे जगह पर समाधि के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता था, जो समाधि किसके नाम से? पिरामिड के नाम से जाना जाता था। और यह जो पिरामिड होता था, इस पिरामिड में ममी के साथ साथ कुछ मुख्य वस्तुओं को या फिर मुख्य सुविधाओं को भी क्या किया जाता था, तो उसमें सुरक्षित रखने का प्रयास मिस्र वासियों के द्वारा किया जाता था। अगर हम बात करते हैं पिरामिड की, तो मिस्र में इस प्रकार के आपको लगभग 70 की संख्या में, लगभग कितने संख्या में? 70 की संख्या में आपको ऐसे बड़े बड़े पिरामिड देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सभी पिरामिडों में से एक सबसे प्रसिद्ध पिरामिड कौन सा था? तो वह था गीजा का पिरामिड। कौन सा पिरामिड? गीजा का पिरामिड था। समझ में आई? गीजा का पिरामिड, जिसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप कहोगे सर गीजा का जो पिरामिड था, इसे कुफरू के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? कुफरू नाम का एक शासक था। खुफरू नाम का एक शासक था, और इन्होंने इस पिरामिड को बनवाया था। यह जो पिरामिड थी लगभग 3000 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 3000 ईसा पूर्व में गीजा का पिरामिड बनाया गया, जो कि काफी विशाल पिरामिड था। सबसे भव्य पिरामिड मिस्र की सभ्यता का माना जाता है, और इसकी जो लंबाई है यह लगभग 450 फुट है। कितना फुट है? 450 फीट। आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हो कितना बड़ा होगा। और इसकी जो चौड़ाई है वह 746 फीट है। इतने बड़े पिरामिड जो कि गीजा में है, तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। और ऐसे विशालकाय पिरामिड का निर्माण इस बात का संकेत है। देखो, जब कोई भी चीजें, जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, तो यह किस बात का संकेत होगा? कि हमारे पास जानकारी बहुत अच्छी है, मैं चीजों को अच्छे तरीके से समझा पाता हूं आपको, है कि नहीं? ये सारी बातें आपके जहन में आएगा, ये सवाल बनते हैं।
उसी प्रकार से जब यह मिस्र की सभ्यता में पिरामिड का निर्माण हो रहा है, पिरामिड का निर्माण देखने को मिला, तो यह किस बात को हमें बताता है? इस बात से साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि यहां के जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी, क्योंकि इस पिरामिड को बनाने में काफी ज्यादा खर्चा होता था, काफी बड़े बड़े पत्थरों से इसको बनाया जाता था। तो काफी जब खर्चा होगा तो कौन व्यक्ति खर्चा करेगा? जो आर्थिक तरीके से मजबूत होगा वही व्यक्ति काफी खर्चा करेगा। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, और इसके साथ साथ यहां के जो लोग थे उसमें शिल्पकारिता का गुण काफी देखने को मिलता था, उसमें इंजीनियरिंग का गुण भी काफी ज्यादा देखने को मिलता था, और उन लोगों को रेखा गणित और स्थापत्य कला का बहुत अच्छा ज्ञान था। यह सारी जानकारी हमें पिरामिडों के निर्माण से देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं आप पिरामिड के बारे में यह जानकारी समझ गए होंगे कि पिरामिड क्या था। इस तरीके से जो है कुल मिलाकर कितनी की संख्याओं में मिस्र की सभ्यता में पिरामिड बनाई गई है। सबसे बड़ा पिरामिड जो है वह मिस्र की सभ्यता का कौन सा है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसको किसने बनवाया है, उसको कब बनवाया है, इसके बाद इस पिरामिड से हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है, ये सभी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा ईसा के उपदेश को लिखे। महात्मा ईसा, इसके क्या क्या उपदेश हैं? बहुत ही अच्छे उपदेश हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। इन्होंने सबसे पहला उपदेश देते हुए कहा कि ईश्वर जो है वह एक है, और वास्तव में ईश्वर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, ईश्वर एक ही है। हमने उसे विभाजित कर दिया है, यह हमारे हिंदू वर्णों का भगवान है, यह हमारे मुस्लिम वर्णों का भगवान है, या ईसाई का, तो यह क्या कहते हैं, तो आपके सिख का। इस तरीके से हम लोगों ने उसे बांटा है। ईश्वर वैसे कहे तो एक ही है, और महात्मा ईसा का भी यही मानना है, और वही क्या है, तो सबके परम पिता हैं। ईश्वर ही क्या है, सबके पिता हैं। सभी मनुष्य एक ही पिता के पुत्र होने के कारण क्या है, तो आपस में भाई भाई हैं। यानी कि इस सृष्टि पर चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, दुबला हो, पतला हो, पापी हो, धर्मात्मा हो, सबके सब क्या है, तो एक ईश्वर के संतान होने के नाते सब आपस में एक दूसरे का भाई है। क्या है? भाई है। फिर इन्होंने दूसरा उपदेश दिया कि सभी को मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए, ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव हमें नहीं रखना चाहिए। हमें इस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करना चाहिए, समाज में हम इस प्रकार से रहें, लोगों के साथ इस प्रकार से रहें, ताकि कभी भी लोगों में इस प्रकार का भेदभाव देखने को ना मिले कि कोई व्यक्ति हमारे साथ ऊंच नीच का भाव कर रहा है, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा का भाव कर रहा है, कोई व्यक्ति धनी अमीर गरीबी का भाव प्रकट कर रहा है। इस तरीके का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हम सभी से एक मानवता के आधार पर प्रेम करेंगे। आगे इन्होंने उपदेश दिया कि बुराई और पापों के लिए ईश्वर हर व्यक्ति को दंड देता है। अगर आप अच्छा करोगे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। आज जो व्यक्ति इसको मेहनत से पढ़ रहा है तो वह पेपर में अच्छा से लिख पाएगा। जो व्यक्ति अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, जो वीडियो को देखना छोड़ दिया होगा, जो इन चीजों को कभी वैल्यू नहीं देगा, वह व्यक्ति पेपर में क्या करेगा, तो पंखे की पत्ती गिनेगा, कितनी बार पंखा नचा ये देखेगा, यही सब ना करेगा, या फिर क्या करेगा, चीटिंग करेगा, गैस पेपर फाड़ के ले जाएगा। इसके अलावा और वो कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए शिद्दत के साथ अगर आप कोई चीजों को करते हो तो आपको उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है। तो यही कहते हैं महात्मा ईसा कि जो काम अच्छा करेगा उसको अच्छा परिणाम मिलेगा, जो काम बुरा करेगा उसको परिणाम बुरा मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करता है, कोई व्यक्ति गलत काम करता है, तो उसके प्रायश्चित करने के लिए भी यहां पर भगवान उसको मौके देते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि हमने गलत किया है, इस बात का उसे जैसे ही एहसास हो जाएगा तो ईश्वर उन अपराधियों को क्षमा भी करने की क्षमता रखते हैं। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम हो, आप हो, अगर कोई व्यक्ति अपना दंड, अपना गलती महसूस कर रहा है, अपने गलतियों को मान रहा है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसके दंड को कम कर दे, हम उसे क्षमा कर दे। यही एक महानता है और महात्मा ईसा जो है इसी बात को बताते हैं। इन्होंने अगला उपदेश दिया था कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा और उत्साह से दूसरों की सेवा करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की सेवा करना चाहिए जहां तुम कर सको। ऐसा नहीं, देखो कोई भी इंसान किसी को कितना दे सकता है,
जितना उसके पास है, जो अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं आपको कहां से दूंगा, कभी नहीं दे सकता हूं। तो अगर कभी ऐसा स्थिति होता है कि तुम किसी की सेवा कर सको तो भरपूर उसकी सेवा करो, अपनी इच्छा से, अपने उत्साह से। समझ में आया? इसके बाद इन्होंने उपदेश दिया कि मनुष्य का जीवन प्रेम, अहिंसा, सत्य, सद्भाव, सद्व्यवहार और ईश्वर भक्ति पर आभूत होना चाहिए। हमेशा व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हो, उसे प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए, उसे अहिंसात्मक मार्ग अपनाना चाहिए। कभी भी हिंसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हिंसा को अपने जिंदगी में नहीं लाना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। गलत बोलने से क्या होता है? गलत बोलने से कुछ नहीं होता है। आप अगर एक बार गलत बोल जाओ तो उस एक गलत को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको जिंदगी में, याद रखिएगा, हजारों झूठ बोलना पड़ जाए, ये भी बहुत कम है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए एक बार झूठ बोलना आपको कितना महंगा पड़ सकता है, यह बात समझ रहे होंगे। इसलिए इन्होंने, महात्मा ईसा ने उपदेश दिया कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। और हमेशा हमारे देशों में ये कहावत है, हमारी देश बस या फिर ये सृष्टि हमेशा से इस बात पर चलती आई है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हमेशा क्या होती है? सत्य की जीत होती है। भले ही सत्य को कितना भी दबा लिया जाए, एक दिन वह सैलाब बनकर जरूर निकलेगा, और यही सत्य है। समझ गए? तो महात्मा ईसा क्या उपदेश देते हैं कि हमें हमेशा सत्य का अनुसरण करना चाहिए, हमें सभी के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, समान रूप से अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए हर व्यक्ति के साथ। ईश्वर के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ये हमें कौन संदेश दे रहे हैं? तो महात्मा ईसा इसका संदेश दे रहे हैं। आगे इन्होंने बताया कि सांसारिक लोभ, मोह, अभिमान, इन सभी चीजों से बचना चाहिए। और वैसे भी मैं भी कहता हूं, ये महात्मा ईसा नहीं कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि अगर आपको किसी के प्रति लोभ का भाव आ गया, समझ लो आपका अंत शुरू हो गया। हमें कभी भी जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। जो हमारा है वही हमारा है, जो हमारा नहीं है वह कभी हमारा नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर जिस दिन आपने इस बात को अपने जहन में ला लिया, आप इसका अनुसरण करना शुरू कर दिए, आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता है। और मोह, मोह एक ऐसा चीज है जो आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए हमेशा मोह को त्यागिए। जहां मोह दिखाने योग्य हो वहां दिखाइए, जितनी दिखाने योग्य हो उतनी ही दिखाइए। आवश्यकता से अधिक मोह दिखाना काफी हानिकारक होता है। इसके बाद अभिमान, यह तो हमें कभी नहीं करना चाहिए। बहुत ही बड़ा परम प्रतापी राजा रावण, आप लोग ये गांव घर में काफी ज्यादा सुनते होंगे लोगों से कि रावण का घमंड तो टूट गया, तुम कौन हो, है कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान आपके जीवन का एक दीमक है। दीमक जानते हो? दीमक जिसे हम लोग घून कहते हैं, गांव घर की भाषा में घून कहते हैं। क्या करता है यह? बहुत ही अच्छे से अच्छे चीजों को खोखला बना देता है। तो अगर आपके पास अभिमान जैसा शब्द आ गया, समझ लो कि आपको वो खोखला करना शुरू कर देगा। और महात्मा ईसा इस बात का उपदेश देते हुए कहते हैं कि इंसान को कभी भी लोभ, मोह, अभिमान ये सब नहीं करना चाहिए। यह सब उसके जीवन का क्या है? तो बुराई है। आगे इन्होंने आखिरी में उपदेश दिया कि शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए और उनकी भलाई करनी चाहिए। एक बात बताता हूं, इस बात की पुष्टि करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, शत्रु, अगर कोई व्यक्ति आपको अपना दुश्मन मानता है, शत्रु का मतलब क्या होता है? दुश्मन। ठीक है, मानने दो, वो उसकी सोच है, वो क्या है? उसकी सोच है, वो हमें शत्रु मान ले। लेकिन हमारी जो कर्तव्य होनी चाहिए वह कभी भी इस व्यक्ति को शत्रु मानने जैसा नहीं होना चाहिए। अगर तुमने भी इसे अपना शत्रु बना लिया, अपना शत्रु मानना शुरू कर दिया, बस याद रखना, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उस व्यक्ति में कभी तुम परिवर्तन नहीं ला सकते हो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तुम्हें शत्रु मानता है तो तुम्हें अपने अच्छे कर्म को और भी उजागर करना है। इस प्रकार उजागर कीजिए कि एक दिन यह व्यक्ति भी आपके सामने घुटने टेक दे। जैसे कि आपने एक कहानी सुना होगा, गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू का। इसका अंगुलीमाल डाकू का, यह कहानी आप लोगों ने सुना होगा। कितना क्रूर डाकू था अंगुलीमाल, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसे भी अपने शरण में लाकर डिगा दिया। जबकि यह हर व्यक्ति को अपना शत्रु माना करता था, उसको मारकर उसकी उंगलियों का माला पहना करता था, जो उसकी गिनती होती थी कि हमने इतने लोगों को मारा है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे क्रूर से क्रूर डाकुओं को भी गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने क्या किया? अपने शरण में झुका लिया, बौद्ध भिक्षु बना दिया। तो समझ सकते हो
अगर किसी को इस मार्ग पर लाना है तो आपको क्या करना होगा, अपनी शत्रुता के बजाय उससे प्रेमता दिखानी होगी। और यहां पर ईसा जी जो हैं, महात्मा ईसा जी, ये बताते हैं कि हमें हमेशा शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। तो इस प्रकार का संदेश हमें कौन देते हैं, इस प्रकार का उपदेश महात्मा ईसा ने दिया है। तो जब भी आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप आराम से इसका काफी डिटेल में चर्चा कर सकते हो। अब अगर बात करते हैं आगे, देखिए तो आगे आपको याद रखना है प्लेटो के बारे में। प्लेटो की अगर बात करें तो यह आपका एक यूनानी दार्शनिक है। प्लेटो क्या है, एक यूनानी दार्शनिक है। समझ में आया बात, प्लेटो क्या है, एक यूनानी दार्शनिक है। हम इस पर चर्चा करते हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, और ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्लेटो की, तो याद रखिएगा यह सुकरात का एक आदर्श शिष्य था। सुकरात भी एक काफी चर्चित दार्शनिक थे। इनका ही क्या था, तो भाई साहब शिष्य था प्लेटो। प्लेटो ने मानव चिंतन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इन्होंने अपनी एक ऐसी ऐसी धारणाएं प्रस्तुत की जिसके माध्यम से लोगों की जो चेतना है ये जागृत हुआ। लोग हर एक चीजों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किए। समझ में आया, इसलिए इसे एक आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारी पुस्तक की रचना की, जिसमें इनका एक पुस्तक रिपब्लिक, जो कि काफी फेमस पुस्तक है, और इस पुस्तक में इन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। तो आपसे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, आप कहोगे प्लेटो की है। इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। राज्य कहने का मतलब, जैसे कि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, कोई मान लीजिए बिहार के अन्य स्टेट जैसे झारखंड हो गया, यूपी हो गया, अलग अलग राज्य के निवासी हैं, तो हम इन राज्यों को एक आदर्श राज्य कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने लिखा है, उसने लिखा है कि राज्य का संचालन किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा ही होना चाहिए। एक योग्य व्यक्ति ही क्या कर सकता है, तो उस राज्य को अच्छे तरीके से चला सकता है। जैसे आज देखते होंगे कि मूर्खावा सा भी नेता बन जाता है कि नहीं, जिसके पास खुद पता नहीं है कि संवैधानिक तौर तरीके क्या हैं, संविधान क्या होता है, संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, प्रत्येक आर्टिकल्स में किन चीजों का वर्णन है, ये जिनको पता नहीं है, हम उनको चुनकर प्रतिनिधि बना देते हैं और वह हमारे राज्य को क्या करता है, खिलौने की तरह खेलता है। तो प्लेटो इन चीज को खंडित करते हुए कहते हैं कि एक कुशल व्यक्ति ही क्या कर सकता है, तो राज्य का कुशल संचालन कर सकता है, राज्य को अच्छे तरीके से चला सकता है। इन योग्य व्यक्तियों को वह दार्शनिक राजा कहा करते थे। यानी कि जो भी व्यक्ति इसके लिए योग्य होते थे उसको किसके नाम से जानते थे, तो प्लेटो जो है उन्हें दार्शनिक राजा कहा करते थे। प्लेटो की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने शिक्षा पर काफी जोर दिया, लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत किया। हर व्यक्ति को कहा कि भाई शिक्षा के साथ जुड़िए, क्योंकि आपके जीवन को एक बेहतर बनाने का सीधा सीधा मार्ग है अगर कोई, तो वह है शिक्षा। शिक्षा से ही परिवर्तन लाई जा सकती है। उनकी मान्यता था कि सारी सामाजिक कुरीतियों का जड़ क्या है, तो संपत्ति है। और वास्तविकता है कि संपत्ति, आज जैसे चुनावी मामलों को ही अगर हम लेते हैं तो चुनाव पैसे से होता है। अगर एक व्यक्ति जो काफी अच्छा है लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, वह जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीत सकता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर काफी बुरा है लेकिन उसने काफी पैसे खर्च किए हैं, वह चुनाव जीत जाएगा। तो यह जो कुरीतियां हैं, यह समाज की सबसे बड़ी कुरीतियां क्या है, तो वह है संपत्ति। संपत्ति क्यों, तो देखो, जब तक समाज में हम इन संपत्ति जैसे शब्दों का अंत नहीं कर देते हैं, हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। कल्याण का तात्पर्य क्या होता है, तो कल्याण से हम समझेंगे, देखो कल्याण कब हो पाएगा, कल्याण तभी हो पाएगा जब समाज का सभी व्यक्ति सुखी संपन्न दिखेगा, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो। अगर कोई व्यक्ति काफी धनवान है तो उसके द्वारा शोषण किया जाता है, किसका शोषण किया जाता है, गरीबों का। कैसे शोषण किया जाता है, तो अगर कोई धनवान व्यक्ति है, समझो कोई धनवान व्यक्ति है तो उसको नौकर की जरूरत पड़ी। अब एक गरीब व्यक्ति जिसके पास लाचारी है, वह मजबूरी है उसके पास, वह नौकरी करेगा। अब नौकरी करेगा तो ये धनवान व्यक्ति इसका शोषण करते हैं, इसकी मजबूरी का फायदा उठा के कहेगा हम 100 रुपया देंगे तुमको काम करना पड़ेगा, 200 रुपया देंगे तुमको काम करना पड़ेगा, जबकि उसकी मजदूरी वहां पर 500 रुपये बन रही है। अब ये क्या करेंगे, मजबूरी है इनके पास, मजबूरी में अपना काम तो करेंगे ही। तो इस प्रकार से धनवान व्यक्ति, संपत्ति वाले व्यक्ति गरीबों का शोषण करते हैं, व्यक्तियों का शोषण करते हैं। जब तक इस चीजों का समाधान अगर समाज में नहीं हो जाता है, समाज का कल्याण कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में बताई है। इसके साथ ही इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है लॉज। अब यह लॉज पुस्तक क्या बताता है, तो लॉज पुस्तक में इन्होंने
विधि व्यवस्थाओं का चर्चा किया है। किसका चर्चा किया है? विधि व्यवस्थाओं का चर्चा, जैसे हम लोग कानून के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने किसका चर्चा किया है? तो कानून तथा विधान की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया है। और इन सभी तर्कों के कारण ही प्लेटो को राजनीति शास्त्र का क्या माना जाता है? तो जनक माना जाता है। प्लेटो को क्या माना जाता है? राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखिएगा प्लेटो के बारे में। जब आपसे पूछा जाएगा प्लेटो पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए, प्लेटो का जीवन परिचय करने के लिए, आप आराम से कह सकते हो। बताइए समझ में आया कि नहीं प्लेटो के बारे में कि ये कैसे व्यक्ति थे, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए? एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए, फटाफट से यस टाइप कीजिए कि सर समझ में आ गया। आगे हम 2 क्वेश्चंस और चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम आज एक और क्वेश्चंस देखते हैं, वह है हम्बुराबी की संहिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम्बुराबी। ये पक्का छपेगा, 100% लिख लो, क्योंकि ये काफी अंदर वाला टॉपिक है और अंदर वाले टॉपिक पर यूनिवर्सिटी जो है काफी ध्यान देती है और टीचर्स इस चीज को छोड़कर चलते हैं, लेकिन मैंने तो इसे काफी कस के पकड़ा है और आपके बीच भी रखूंगा। देखो, अगर हम हम्बुराबी की बात करते हैं तो यह कहां का शासक था? आप कहोगे सर बेबीलोनिया का शासक था। कहां का शासक था? बेबीलोनिया का शासक था। इसको सही से लिखिए, बेबीलोनिया, ठीक है, बेबीलोनिया का शासक था। अब बेबीलोनिया का यह कितने नंबर का शासक था? तो आप कहोगे सर बेबीलोनिया का यह 6ठे नंबर का शासक था और यह काफी कुशल शासक था। इन्होंने अपने जीवन काल में या फिर इन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए जो उससे पहले बेबीलोनिया में कोई शासक के द्वारा नहीं किया गया था। जैसे हम बात करते हैं, बेबीलोनिया एक शासन साम्राज्य था। इस साम्राज्य को चलाने के लिए, हर साम्राज्य को चलाने के लिए कानून व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो बेबीलोनिया को भी चलाने के लिए कानून व्यवस्था की आवश्यकता होगी। तो जितने भी कानून व्यवस्थाएं थी, इससे पहले जितने भी शासक हुए, जितने भी राजा हुए, उसने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि हम इस कानून व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप दें ताकि यह हमेशा के लिए रह सके और इस आधार पर हमारा साम्राज्य नियमित रूप से चलता रहे। इन सभी चीजों को फोकस करते हुए हम्बुराबी जो था, इन्होंने क्या किया? तो एक संहिता बनाया, जिसमें क्या किया? तो कानून की संहिता के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। और इसमें जितनी भी कानून की व्यवस्थाएं थी, उन सभी व्यवस्थाओं को समेट दिया। समझ गए? यह पहला ऐसा शासक था बेबीलोनिया का, या फिर कहे तो विश्व की सभ्यता का एक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने क्या किया? तो कानून व्यवस्थाओं का एक संग्रह किया, कानून को एक तरीके से व्यवस्थित करने का काम किया। हम्बुराबी के पहले जितने भी कानून थे, उन सभी के सभी कानून बिखरे हुए पड़े थे। उनका जो है कोई भी पूरा ज्ञान किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होता था। क्योंकि मान लीजिए इतनी बातें मैं आपको बता पा रहा हूं तो कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने इसको कहीं किताबों में पढ़ा है। अगर ये कहीं बातें किताबों में नहीं लिखी होती तो हमारे पास जानकारी नहीं होता, और हमारे पास जानकारी नहीं होता तो मैं आपको बता नहीं पाता। तो जब इसे क्या किया गया? तो एक संग्रह के रूप में वर्णित कर दिया गया, तब लोगों को काफी ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिलने लगी। जब तक यह संग्रहित नहीं था, जब तक इसका एक संहिता नहीं बना हुआ था, लोगों के पास कानून की एक विशेष जानकारी नहीं हुआ करती थी। हम्बुराबी ने विभिन्न कानूनों को एकत्र किया और कुछ नए कानून भी उसमें बनाए, जो उन्हें लगा कि इस प्रकार के व्यवस्थाएं और भी होनी चाहिए। नए नए चीजों को उसमें ऐड करने का उन्होंने प्रयास किया। सभी कानून को लिपिबद्ध करके उसने एक संहिता तैयार की और यही संहिता हम्बुराबी की कानून संहिता या फिर हम्बुराबी की संहिता के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आप ये बातें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हम्बुराबी की संहिता क्या है। आप लोग एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए कि हम्बुराबी की संहिता, जिसे हम लोग कानून की संहिता कहते हैं, किसकी संहिता कहते हैं? कानून की संहिता। इसमें क्या किया गया था? हम्बुराबी के द्वारा सभी कानूनों को क्या किया गया था? बेबीलोनिया के सभी कानूनों को संग्रहित किया गया था। यह विश्व की पहला ऐसा शासक था जिन्होंने कानून सभ्यता को या कानूनों को क्या किया था? संग्रह करने का काम किया था। समझ में आ गई बात? तो ये 5 क्वेश्चन आज के इस क्लास थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है क्योंकि काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर आपको क्लास कैसी लगी। आप लोगों को बस एक काम देता हूं, होमवर्क आपका यही है कि आप लोग इस 5 क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा बार कीजिए, लिखने में कीजिए और साथ में याद करने में। समझ में आया? ताकि पेपर में क्वेश्चंस आएगा आप आराम से कर सकोगे। विशेष अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। और इसके बाद मेरे भाई एक और काम कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना ताकि सभी को हेल्प मिल सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।